हेलो दोस्तों, दौड़वाणी में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बायोलॉजी का अगला टॉपिक न्यूट्रिशन लेकर आए हैं, जिसे हिंदी में पोषण कहते हैं। स्टूडेंट्स, इसी टॉपिक में हम सभी कार्बनिक और अकार्बनिक पोषक तत्व पढ़ेंगे, जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज इत्यादि। दोस्तों, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। स्टूडेंट्स, आपसे एक विनम्र निवेदन है कि आप अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक पर हमारी वीडियो को शेयर कर दिया कीजिए और वीडियो को पूरा देखा कीजिए। तो दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं। पोषण, न्यूट्रिशन। पोषण, इसको इंग्लिश में न्यूट्रिशन कहते हैं। तो पोषण स्टूडेंट क्या होता है, इसको हम समझेंगे। वह संपूर्ण प्रक्रिया जिसके द्वारा जीवित जंतु भोजन प्राप्त करते हैं। जी हाँ स्टूडेंट्स, वो सभी प्रक्रिया, वो संपूर्ण प्रक्रिया पोषण कहलाती हैं, जिसके द्वारा जिसके तहत जीव जंतु भोजन प्राप्त करते हैं। तो पोषण कितने प्रकार का होता है? मुख्यतः 2 प्रकार का पोषण होता है। जी हाँ स्टूडेंट्स, जो पोषण होता है उसके 2 प्रकार होते हैं। नंबर 1 स्वपोषी, नंबर 2 परपोषी। स्टूडेंट, परपोषी को परजीवी भी कहते हैं। तो सबसे पहले स्वपोषी को समझते हैं। कुछ बैक्टीरिया और कुछ प्रोटिस्टा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल का उपयोग कर अपने शरीर में भोजन बनाने की क्षमता रखते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसको एक बार अच्छे से समझना है हमें। जैसे बैक्टीरिया मोनेरा वर्ग में आते हैं, वैसे ही प्रोटिस्टा वर्ग के कुछ जीव होते हैं, जैसे पैरामीशियम है, यूग्लिना है, अमीबा है। ये स्वयं भोजन बनाते हैं। तो स्टूडेंट, जो स्वयं भोजन बनाते हैं उनको स्वपोषी कहा जाता है। तो ये जितने भी जीव होते हैं वो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल का उपयोग करके अपने शरीर में भोजन बनाने की क्षमता रखते हैं। ऐसे जीवों को स्वपोषी कहा जाता है। यह विधि प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। पेड़ पौधे में भी प्रकाश संश्लेषण होता है। इसको रासायनिक प्रक्रिया के तहत भोजन की प्राप्ति कहते हैं। तो स्टूडेंट, जो भोजन स्वयं बनाते हैं उनको स्वपोषी कहते हैं, अर्थात रासायनिक प्रक्रिया के तहत बनाते हैं। ये एक ही बात होती है। और ये सभी जीव किस विधि के तहत खाना बनाते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण, जिसको इंग्लिश में फोटोसिंथेसिस कहते हैं। तो स्टूडेंट, पोषण के दूसरे प्रकार परपोषी को समझते हैं, जिसे परजीवी कहते हैं। अधिकांश जीव परपोषी होते हैं। तो स्टूडेंट, कौन कौन से होते हैं? सभी जीव जितने होते हैं सभी परपोषी होते हैं। कवक जगत होता है वो परपोषी होता है। और प्रोटिस्टा में भी कुछ प्रोटिस्टा होते, जैसे कि प्रोटोजोआ। जैसा कि हम आपको 4 एग्जाम्पल प्रोटिस्टा में बताए थे, अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम और प्रोटोजोआ। तो इनमें जो शुरू के 3 हैं, अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम, ये फोटोसिंथेसिस से खाना बनाते हैं, अर्थात स्वपोषी होते हैं। और प्रोटिस्टा जगत में जो प्रोटोजोआ होता है वो परजीवी होता है। तो स्टूडेंट, सभी जंतु, कवक और कुछ प्रोटिस्टा ये परपोषी होते हैं, अर्थात ये किसी दूसरे जीव जंतु या पेड़ पौधों पर निर्भर होते हैं भोजन बनाने के लिए। जी हाँ स्टूडेंट्स, परपोषी का मतलब ही यही होता है कि किसी दूसरे जीव जंतु पर निर्भर होना या पेड़ पौधों पर निर्भर होना। उनको खाकर ये अपना खाना बनाते हैं, और जो किसी दूसरी चीज़ को खाकर खाना बनाता है उसे परपोषी में रखते हैं। नेक्स्ट, पोषक तत्व को समझते हैं। स्टूडेंट, पोषक तत्व क्या होता है? तो पोषण में प्रयुक्त सभी तत्व पोषक तत्व कहलाते हैं। जैसा कि स्टूडेंट हम पोषण पढ़ चुके थे। पोषण क्या होता है? भोजन प्राप्ति की संपूर्ण प्रक्रिया पोषण कहलाती हैं। उन सभी विधियों में जिस तत्व का प्रयोग होता है वो सभी तत्व पोषक तत्व कहलाते हैं। तो पोषण में प्रयुक्त सभी तत्व पोषक तत्व कहलाते हैं। इनसे शरीर में ऊर्जा मिलती है और शरीर निर्माण होता है, अर्थात शरीर समृद्ध होता है। तो जितने भी पोषक तत्व होते हैं उनसे शरीर निर्माण होता है, शरीर समृद्ध होता है। पोषक तत्वों को 2 प्रकार में बांटा गया है। नंबर 1 कार्बनिक, नंबर 2 अकार्बनिक। तो स्टूडेंट, कुछ तत्वों को कार्बनिक में रखा गया है, जैसे कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट को हिंदी में शर्करा कहते हैं। प्रोटीन है, वसा है, विटामिन है, इन सबको कार्बनिक तत्वों में रखा गया है। और अकार्बनिक में किस किस को रखा गया है? तो खनिज है, जल है, ऑक्सीजन है, इन सभी को अकार्बनिक तत्वों में रखा गया है। तो स्टूडेंट, हम एक एक करके इनको समझेंगे। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनते हैं। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट को समझते हैं। ये कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के अणुओं से मिलकर बना होता है। जी हाँ स्टूडेंट्स, जो भी कार्बोहाइड्रेट होता है वो किन के अणुओं से मिलकर बना होता है? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अणुओं से मिलकर बना होता है। और कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का रेशियो क्या होता है? तो रेशियो होता है 1:2:1। अर्थात स्टूडेंट, CHO का जो रेशियो होता है वो 1:2:1 होता है। C का मतलब कार्बन होता है, H का मतलब हाइड्रोजन होता है, O का मतलब ऑक्सीजन होता है। तो CHO का जो रेशियो होता है वो 1:2:1 होता है। एग्जाम्पल में C6H12O6
ये किसका फार्मूला होता है, ये ग्लूकोज का फार्मूला होता है। और स्टूडेंट आपने देखा होगा इसमें जो भी अणु लगे हुए हैं वो 1:2:1 के रेशियो में लगे हुए हैं, 6:12:6। कार्बोहाइड्रेट की इकाई सैकेराइड होती है। स्टूडेंट ये बहुत पूछी जाती है कि कार्बोहाइड्रेट की इकाई क्या होती है, तो सैकेराइड होती है। जैसे यूनिट होती है फिजिक्स में आपने देखा होगा हर किसी की इकाई होती है, वैसे ही कार्बोहाइड्रेट की भी इकाई होती है और उसका नाम होता है सैकेराइड। 1 ग्राम शर्करा में या 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4.3 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। जी हाँ स्टूडेंट्स, अगर आप 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट को खाते हैं तो 4.3 कैलोरी ऊर्जा आपको प्राप्त होगी। स्टूडेंट्स इसका सूत्र होता है CnH2nOn। यहाँ पर N = अणु, जितने भी अणु होंगे उतने अणु यहाँ पर लगाओगे तो आपको कार्बोहाइड्रेट का कोई ना कोई फॉर्म मिल जाएगी। कार्बोहाइड्रेट को भी 3 भागों में बांटा गया है यूनिट के आधार पर, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड। तो स्टूडेंट मोनोसैकेराइड में किस किस को रखा गया है और मोनोसैकेराइड होता क्या है, तो कार्बोहाइड्रेट की सबसे सरल फॉर्म मोनोसैकेराइड कहलाती है, उससे थोड़ी कठिन फॉर्म डाइसैकेराइड कहलाती है, उससे थोड़ी हार्ड फॉर्म पॉलीसैकेराइड कहलाती है। तो स्टूडेंट मोनोसैकेराइड में किस किस को रखते हैं, तो मोनोसैकेराइड में ग्लूकोज को रखते हैं। ग्लूकोज मोनोसैकेराइड होता है और ये कहाँ पाया जाता है, तो रक्त में पाया जाता है, अर्थात इसे रक्त की शर्करा कहते हैं। क्वेश्चन बनता है रक्त की शर्करा क्या होता है, तो ग्लूकोज रक्त की शर्करा होता है। ये कहाँ से प्राप्त होता है, तो स्टूडेंट जैसा कि आप खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद में खाना का पाचन होता है और खाना के पाचन के बाद में ग्लूकोज निकलता है और वो ग्लूकोज आपके रक्त में घुल जाता है और वही रक्त शर्करा कहलाता है। स्टूडेंट नंबर 2 है फ्रक्टोज। फ्रक्टोज भी मोनोसैकेराइड होता है और ये कहाँ पाया जाता है, तो स्टूडेंट जितने भी फल होते हैं उन सभी फलों में फ्रक्टोज पाया जाता है। और गन्ना शर्करा, स्टूडेंट गन्ना में भी फ्रक्टोज पाया जाता है। नंबर 3 है गैलेक्टोज। गैलेक्टोज कहाँ पाया जाता है, तो ये दूध की शर्करा होता है, अर्थात दूध का कार्बोहाइड्रेट होता है। तो ग्लूकोज स्टूडेंट रक्त में पाया जाता है, फ्रक्टोज फलों में पाया जाता है और गन्ना में भी पाया जाता है, गैलेक्टोज दूध में पाया जाता है। तो ये तीनों एग्जाम्पल मोनोसैकेराइड के होते हैं। स्टूडेंट यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है, क्वेश्चन ऐसे बनता है कि फ्रक्टोज इनमें से कौन से सैकेराइड का है, तो मोनोसैकेराइड का होता है। इसके बाद हम डाइसैकेराइड पढ़ेंगे। डाइसैकेराइड में किस किस को रखा गया है, तो नंबर 1 माल्टोज को, नंबर 2 सुक्रोज को, नंबर 3 लैक्टोज को। स्टूडेंट नंबर 1 माल्टोज शर्करा। माल्टोज डाइसैकेराइड में, माल्टोज डाइसैकेराइड के अंतर्गत आता है और ये कहाँ पाया जाता है, तो बादाम में पाया जाता है और जितने भी ड्राई फ्रूट होते हैं उसमें माल्टोज पाया जाता है। उसके बाद है सुक्रोज। तो स्टूडेंट सुक्रोज किस प्रकार की शर्करा होती है, जैसे चीनी है और गुड़ है, तो चीनी और गुड़ वाली शर्करा कैसी होती है, सुक्रोज शर्करा होती है और ये डाइसैकेराइड के अंतर्गत आती है। नंबर 3 लैक्टोज शर्करा। स्टूडेंट लैक्टोज शर्करा कहाँ पाई जाती है, तो दूध शर्करा होती है ये, अर्थात दूध में पाई जाती है। तो आपको बता दूं स्टूडेंट गैलेक्टोज और लैक्टोज ये दोनों दूध की शर्करा होती हैं। गैलेक्टोज छोटी यूनिट होती है, लैक्टोज बड़ी यूनिट होती है और ये दोनों के दोनों दूध की शर्करा होती हैं। गैलेक्टोज मोनोसैकेराइड होती है, लैक्टोज डाइसैकेराइड होती है। स्टूडेंट यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि दूध में कौन सी शर्करा पाई जाती है या दूध में कौन सा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, तो डाइसैकेराइड, और डाइसैकेराइड में भी कौन सा, लैक्टोज। जो माल्टोज शर्करा है वो ग्लूकोज और ग्लूकोज से मिलकर बना होता है। उसके बाद जो सुक्रोज शर्करा है ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलकर बना होता है। उसके बाद जो लैक्टोज शर्करा है ये ग्लूकोज और गैलेक्टोज से मिलकर बना होता है। स्टूडेंट इसके बाद हम देखते हैं पॉलीसैकेराइड। तो पॉलीसैकेराइड को समझेंगे, अभी हमने मोनोसैकेराइड और डाइसैकेराइड को समझा। पॉलीसैकेराइड में आता है नंबर 1 स्टार्च, स्टार्च को हिंदी में मांडवी कहते हैं। नंबर 2 है ग्लाइकोजेन स्टूडेंट, नंबर 3 है काइटिन, नंबर 4 है सेलुलोज। स्टूडेंट पॉलीसैकेराइड भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और ये कार्बोहाइड्रेट की सबसे हार्ड फॉर्म होती है। जैसा कि स्टूडेंट जितने भी मानव होते हैं वो जो खाना खाते हैं वो स्टार्च के फॉर्म का ही खाते हैं, अर्थात मांड के फॉर्म का खाते हैं। फिर जब खाना का पाचन होता है तब जाके वो शर्करा में अर्थात ग्लूकोज में चेंज होता है। स्टूडेंट पेड़ पौधों की जड़ों में जो संचित भोजन होता है वो स्टार्च के रूप में ही होता है और मानव में ग्लाइकोजन के रूप में संचित भोजन रहता है। कीड़े मकोड़ों में काइटिन के रूप में भोजन संचित रहता है। और सेलुलोज क्या होता है, तो आपने देखा होगा स्टूडेंट जितने भी पेड़ पौधे होते हैं या बैक्टीरिया वगैरह होते हैं उनमें जो कोशिका भित्ति पाई जाती है वो सेलुलोज की पाई जाती है। स्टूडेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रकृति में सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट कौन सा पाया जाता है, तो सबसे ज़्यादा पॉलीसैकेराइड पाया जाता है और पॉलीसैकेराइड में भी सबसे ज़्यादा सेलुलोज पाया जाता है। प्रकृति में सबसे अधिक
अर्थात इसका मतलब यही है कि प्रकृति में सबसे अधिक सेलुलोज शर्करा पाई जाती है। आई होप स्टूडेंट कार्बोहाइड्रेट को आप बहुत अच्छे समझ गए होंगे। मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड। मोनोसेकेराइड के एग्जाम्पल ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज हैं। डाइसेकेराइड के एग्जाम्पल माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज हैं। पॉलीसेकेराइड के एग्जाम्पल स्टार्च, ग्लाइकोजेन, काइटिन, सेलुलोज इत्यादि हैं। स्टूडेंट नोट में कुछ बताया गया है। नंबर 1, मानव शरीर सबसे अधिक ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त करता है। जी हाँ स्टूडेंट्स, ये याद रखना है, ये क्वेश्चन बनता है कि मानव शरीर सबसे अधिक किससे ऊर्जा प्राप्त करता है, तो मानव शरीर सबसे ज़्यादा ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त करता है। नंबर 2 नोट में लिखा हुआ है, गन्ना प्राकृतिक सबसे मीठी शर्करा है। जो सबसे मीठी प्राकृतिक शर्करा होती है वो गन्ना होती है। नंबर 3 है, कृत्रिम सबसे मीठी शर्करा। जी हाँ स्टूडेंट्स, कृत्रिम में सबसे मीठी शर्करा सैकरीन और एस्पार्टम होता है। तो स्टूडेंट इसको याद रखना है, सैकरीन और एस्पार्टम सबसे मीठी शर्करा होती हैं, लेकिन ये कृत्रिम होती हैं, ये बनाई जाती हैं। जिसको बनाया जाता है उसे कृत्रिम कहते हैं। जो स्वतः प्राकृतिक रूप से उगते हैं या प्राकृतिक रूप से जो चीज़ होती है उस प्राकृतिक रूप से गन्ना सबसे मीठी शर्करा है और कृत्रिम रूप से सैकरीन और एस्पार्टम सबसे मीठी शर्करा है। स्टूडेंट नेक्स्ट समझते हैं कार्बोहाइड्रेट के बाद वसा को समझते हैं, जिसको इंग्लिश में फैट कहते हैं। ये वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल के अणुओं से बना होता है। जी हाँ स्टूडेंट्स, वसा जो होता है, वसा की छोटी इकाई क्या होती है, तो वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल वसा की छोटी इकाई होती है। ये पानी में अघुलनशील होते हैं। 1 ग्राम वसा में 9.3 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। मानव अगर 1 ग्राम वसा खा रहा है तो 1 ग्राम वसा में 9.3 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। तो स्टूडेंट्स इस बात को ध्यान रखना, अगर प्रति यूनिट की बात करें तो वसा से ज़्यादा ऊर्जा मिलती है, लेकिन वसा तो हम बहुत कम खाते हैं, ऑयल तो हम बहुत कम खाते हैं, इसलिए हमें वसा से कम एनर्जी प्राप्त होती है। कार्बोहाइड्रेट हम ज़्यादा खाते हैं, इसलिए हमें कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा ऊर्जा प्राप्त होती है। अगर यूनिट की बात करें तो यूनिट में वसा से ज़्यादा प्राप्त होती है, क्योंकि 1 ग्राम वसा से 9.3 कैलोरी प्राप्त हो रही है ऊर्जा, और कार्बोहाइड्रेट में 1 ग्राम से 4.3 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त हो रही है। वसा लीवर और मांसपेशियों में संग्रहित रहता है, और जो वसा होता है वो लीवर में और मांसपेशियों में संग्रहित रहता है। नंबर 3 है कार्बोहाइड्रेट वसा के बाद प्रोटीन। प्रोटीन को समझते हैं। प्रोटीन एमिनो एसिड से मिलकर बना होता है। तो स्टूडेंट प्रोटीन की जो छोटी इकाई होती है वो एमिनो एसिड होती है। तो स्टूडेंट जो प्रोटीन होता है वो एमिनो एसिड से मिलकर बना होता है। इसके अणु कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर से मिलकर बने होते हैं। एमिनो अम्ल के अणु उभयधर्मी होते हैं, अर्थात इन पर धनात्मक एवं ऋणात्मक दोनों आवेश होते हैं। तो प्रोटीन की जो छोटी इकाई होती है एमिनो अम्ल उभयधर्मी होते हैं, अर्थात इन पर धनात्मक और ऋणात्मक दोनों आवेश होते हैं, इसलिए ये उभयधर्मी होते हैं। इनका कार्य शरीर का निर्माण करना होता है। जैसा कि स्टूडेंट कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा देता है मानव शरीर को, और वसा भी ऊर्जा देता है, लेकिन प्रोटीन क्या करता है, तो प्रोटीन शरीर का निर्माण करता है और घाव को भरता है। वैसे स्टूडेंट प्रोटीन भी एनर्जी दे सकता है और एनर्जी देता भी है, लेकिन मुख्य रूप से एनर्जी देने का काम वसा का और कार्बोहाइड्रेट का होता है। प्रोटीन का मुख्य रूप से काम शरीर का निर्माण करना होता है और घाव को भरना होता है। 1 ग्राम प्रोटीन में 4.5 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। यह शरीर में पेप्टोन्स या एमिनो अम्ल के रूप में पाए जाते हैं। जी हाँ स्टूडेंट्स, प्रोटीन की छोटी इकाई या तो एमिनो अम्ल कह सकते हैं या पेप्टोन्स कह सकते हैं। यह शरीर में पेप्टोन्स या एमिनो अम्ल के रूप में होता है। स्टूडेंट जो प्रोटीन होती है वो पेप्टोन्स के रूप में रहती है या एमिनो अम्ल के रूप में रहती है। एमिनो अम्ल या पेप्टोन्स प्रोटीन की ही छोटी इकाई होते हैं। एमिनो अम्ल के बीच में पेप्टाइड बंध होता है। जो एमिनो अम्ल होते हैं वो पेप्टाइड बंध से बंधे होते हैं। कुछ महत्वपूर्ण प्रोटीन निम्न हैं। एल्ब्यूमिन प्रोटीन स्टूडेंट अंडा में होती है। केसीन प्रोटीन दूध में होती है, ये बहुत पूछा जाता है, दूध में कौन सी प्रोटीन होती है, तो केसीन प्रोटीन होती है। उसके बाद में फाइब्रिन, तो स्टूडेंट फाइब्रिन रक्त में होती है। फाइब्रोनोजिन प्रोटीन जो होती है वो रक्त में होती है। हेपेरिन प्रोटीन होती है वो लीवर में होती है। ओसिन प्रोटीन होती है वो हड्डी में होती है। मायोसिन प्रोटीन होती है वो मांसपेशियों में होती है। कोलेजिन प्रोटीन होती है वो त्वचा में होती है, और जो कोलेजिन प्रोटीन होती है वो मानव शरीर में सबसे अधिक होती है, क्योंकि त्वचा सबसे बड़ा भाग है तो कोलेजिन प्रोटीन भी सबसे अधिक होती है। स्टूडेंट शरीर में सबसे ज़्यादा प्रोटीन होती है, तो क्वेश्चन पूछा जाता है शरीर में सबसे अधिक प्रोटीन कौन सी होती है, तो कोलेजिन प्रोटीन सबसे अधिक होती है मानव शरीर में। अगला पोषक तत्व हम विटामिन क्लियर करते हैं। स्टूडेंट इससे पहले कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन पढ़ चुके हैं।
तो स्टूडेंट विटामिन के बारे में पढ़ते हैं। विटामिन की खोज सबसे पहले 1912 में हॉपकिंस ने की थी। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि विटामिन की खोज किसने की थी, तो हॉपकिंस ने की थी। विटामिन शब्द का प्रयोग फंक ने किया था। विटामिन शब्द का प्रयोग फंक ने किया था। ये कार्बनिक यौगिक होते हैं जो जैविक क्रियाओं और उपापचयी क्रियाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। जी हाँ स्टूडेंट्स, जो भी जैविक क्रियाएं होती हैं, पाचन क्रिया होती है, श्वसन क्रिया होती है, उत्सर्जन क्रिया होती है, इन सभी क्रियाओं के लिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं और उपापचयी के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। अर्थात जो भी खाना खाते हो वो जो पचता है, अर्थात जो भी खाना खाते हैं उसके पाचन में ये विटामिन सहायक होते हैं। इनकी कमी से बीमारी उत्पन्न होती है। अगर स्टूडेंट विटामिन की कमी होती है तो कोई ना कोई रोग हो जाता है। ये रोगों से रक्षा करते हैं। कि इनमें से रोगों से रक्षा कौन करता है, तो रोगों से रक्षा विटामिन करता है। विटामिन 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 वसा में घुलनशील, नंबर 2 पानी में घुलनशील। तो स्टूडेंट वसा में जो घुलनशील होते हैं वो A, D, E, K, ये 4 विटामिन वसा में घुलनशील होते हैं। और पानी में घुलनशील 2 विटामिन होते हैं जिसको V और C कहते हैं। तो V और C विटामिन पानी में घुलनशील होते हैं और वसा में घुलनशील A, D, E, K होते हैं। यहाँ से क्वेश्चन स्टूडेंट पूछा जाता है वो जैसे वसा में घुलनशील कौन सी विटामिन है या पानी में घुलनशील कौन सी विटामिन है। तो इस बात को स्टूडेंट थोड़ा याद रखना है। एक एक करके विटामिन को समझेंगे। विटामिन, उसके बाद रासायनिक नाम है, उसके नाम कमी से होने वाला रोग है, उसके बाद स्रोत है। तो विटामिन ए, स्टूडेंट विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है, तो रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है, तो रेटिनॉल होता है। अगर विटामिन ए की कमी है अर्थात रेटिनॉल की कमी है तो इससे रोग कौन सा होगा, तो रतौंधी रोग होगा। स्टूडेंट जैसा कि आप लोग जानते हो कि रतौंधी रोग क्या होता है। रतौंधी रोग जो हो जाता है तो शाम को नहीं दिखाई देता है, अर्थात सूर्य के ढलने के बाद दिखाई नहीं पड़ता है। इसका स्रोत क्या है, अर्थात विटामिन ए आपको कहाँ से मिलेगा, तो गाजर है, पालक है, हरी सब्जियां हैं, इन सभी से विटामिन ए की प्राप्ति होती है। उसके बाद विटामिन डी, स्टूडेंट विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरोल होता है और यह स्वतः बन सकती है, अर्थात शरीर में यह स्वतः बनती है। इसकी कमी से कौन कौन से रोग होते हैं, तो बच्चों में रिकेट्स रोग होता है, रिकेट्स को सूखा रोग बोलते हैं। वयस्कों में ऑस्टोमलेशिया रोग होता है और इन दोनों रोगों से हड्डियां कमज़ोर होती हैं। स्टूडेंट इसका स्रोत क्या है, तो दूध है, अंडा है, मांस है, सोयाबीन है, ये सभी विटामिन डी के स्रोत होते हैं और सूर्य के प्रकाश से त्वचा से रिलीज होती है। जी हाँ स्टूडेंट, इस बात को थोड़ा सा याद रखना है कि सूर्य के प्रकाश में जब आप बैठते हैं तो आपकी त्वचा से विटामिन डी रिलीज होती है। सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी नहीं मिलती है, विटामिन डी आपकी त्वचा में ही होती है। जब आप सूर्य के प्रकाश में जाते हैं तो सूर्य के प्रकाश की वजह से आपकी त्वचा से विटामिन डी रिलीज होकर आपकी बॉडी में जाने लगती है। अगला विटामिन ई है जिसका रासायनिक नाम टोकोफेरोल होता है और इसको ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं। जी हाँ स्टूडेंट, पूछा जाता है कि ब्यूटी विटामिन किसे कहते हैं, तो विटामिन ई को ब्यूटी विटामिन कहते हैं। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, तो इसकी कमी से उम्र से पहले बुढ़ापा आना। जैसा कि स्टूडेंट आप लोगों ने देखा होगा, कोई व्यक्ति 25 या 30 साल का होता है और उसकी एज 50 साल की लगने लगती है। तो ऐसा क्यों होता है स्टूडेंट, इसके अंदर विटामिन ई की कमी होती है और गर्भधारण की कमी होती है। अगर कोई गर्भधारण नहीं कर पा रहा है इसका मतलब उसके अंदर विटामिन ई की कमी है। विटामिन ई का स्रोत क्या होता है, तो तरबूज है, खरबूज है, अनार है, सलाद है, नारियल है, ये सभी विटामिन ई के स्रोत होते हैं। अगला विटामिन स्टूडेंट विटामिन के है। अगला विटामिन स्टूडेंट विटामिन के है। इसका रासायनिक नाम फ्लिक्विनोन होता है और ये भी स्वतः बन सकती है और ये भी स्वतः बनती है। इसका मतलब स्टूडेंट क्या होता है, जैसे आपकी आंत में ई कोलाई बैक्टीरिया होता है और ई कोलाई बैक्टीरिया क्या करता है, तो आपके अंदर स्वतः विटामिन के का निर्माण करता है। तो स्टूडेंट 2 विटामिन अभी तक हो गई जो स्वतः निर्मित होती हैं। एक विटामिन डी जो स्वतः निर्मित होती है, जैसे कि आपकी त्वचा के अंदर विटामिन डी रहती है और जब आप सूर्य के सामने जाते हैं तो सूर्य की किरणों की वजह से आपके अंदर से रिलीज होने लगती है। इससे कहते हैं कि विटामिन डी स्वतः बनती है। और विटामिन के भी स्वतः बनती है क्योंकि आंतों के अंदर ई कोलाई बैक्टीरिया जो होता है वो फ्लिक्विनोन को अर्थात विटामिन के का निर्माण करता है। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, तो इसकी अगर कमी हो जाती है अर्थात विटामिन के की कमी हो जाती है तो रक्त का
थक्का नहीं जमता है। इसका स्रोत क्या है? तो दूध, मांस, चुकंदर, अंडे, ये सभी इसके स्रोत होते हैं। स्टूडेंट, बसाम में घुलनशील चारों विटामिन हो गई हैं, इसको थोड़ा सा याद रखना आप लोग। ADEK, इसको हम KEDA भी कह सकते हैं, अर्थात कीड़ा भी कह सकते हैं। कीड़ा शब्द से आपको याद रहेगा। इसके बाद है विटामिन B1, और B1 का रासायनिक नाम थायमीन होता है। इसकी कमी से वेरी वेरी रोग होता है। तो स्टूडेंट, वेरी वेरी रोग क्या होता है? वेरी वेरी रोग अगर हो जाता है तो पेशियों में संकुचन की क्रिया नहीं होती, अर्थात एक प्रकार का लकवा मार जाता है और तंत्र का तंत्र इफेक्ट होता है। स्टूडेंट, एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि तंत्र का तंत्र किस विटामिन की कमी से इफेक्टेड होता है? तो B1 की कमी से तंत्र का तंत्र इफेक्टेड होता है। तो स्टूडेंट, इसके स्रोत क्या हैं? सूखे मेवा यानी कि ड्राई फ्रूट, सोयाबीन, अनाज है, दाल है, ये सभी B1 के स्रोत हैं। विटामिन B2, इसका रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन है और इसको पीला विटामिन भी कहते हैं। स्टूडेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ से पूछा जाता है कि पीला विटामिन कैसे कहते हैं? तो पीला विटामिन राइबोफ्लेविन को कहते हैं या V2 को कहते हैं। अगर V2 की कमी हो जाती है तो क्या बीमारी हो जाती है? तो छाले पड़ जाते हैं और त्वचा फट जाती है। जैसा कि स्टूडेंट आप लोगों ने देखा होगा, किसी किसी की त्वचा फटने लगती है तो विटामिन B2 की कमी से फटने लगती है और छाले उसी की वजह से पड़ते हैं। इसके स्रोत क्या हैं? तो दूध है, पनीर है, मांस है, हरी सब्जियां हैं, ये सभी विटामिन B2 के स्रोत हैं। विटामिन B3, तो विटामिन B3 का रासायनिक नाम नियासिन होता है या कहीं कहीं निकेटिन भी लिखा मिलता है। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसकी कमी से पेलाग्रा होता है। पेलाग्रा कौन सा रोग होता है? तो उंगलियों के बीच में स्टूडेंट ईचिंग होती है, अर्थात खुजली होती है, यही पेलाग्रा रोग कहलाता है। और ये किसकी वजह से होता है? तो नियासिन या निकेटिन की कमी से, जिसको विटामिन B3 कहते हैं। इसका स्रोत क्या होता है? अर्थात विटामिन B3 किससे मिलती है? तो दूध है, मांस है, मशरूम है, सोयाबीन है, पपीता है, इन सबसे विटामिन B3 मिलती है। विटामिन B5 का रासायनिक नाम पेंटोथेनिक अम्ल होता है और पेंटोथेनिक अम्ल की कमी होती है तो कौन सा रोग होता है? तो स्टूडेंट, मंद बुद्धि हो जाती है और सफ़ेद बाल हो जाते हैं। विटामिन का स्रोत हरी सब्जियां, आंवला, मूंगफली, हरी चाय इत्यादि इसके स्रोत हैं। सब्जी पकाने से विटामिन C नष्ट होती है। जी हाँ स्टूडेंट, जब सब्जी बनाते हैं तो सबसे ज़्यादा विटामिन कौन सी नष्ट होती है? तो विटामिन C नष्ट होती है। नेक्स्ट स्टूडेंट, हम खनिजों को समझेंगे जिनको मिनरल्स कहते हैं। अकार्बनिक यौगिकों में खनिज अर्थात मिनरल्स महत्वपूर्ण हैं। ये भी प्रोटीन की तरह शरीर की वृद्धि में सहायक होते हैं। जैसा कि स्टूडेंट आपको बताया था, प्रोटीन शरीर की वृद्धि में सहायक होता है, वैसे ही जो भी मिनरल्स होते हैं, जो भी खनिज होते हैं, वो शरीर की वृद्धि में सहायक होते हैं। इनको भी भोजन से प्राप्त करते हैं। 5 महत्वपूर्ण खनिज होते हैं। इनमें से कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, फास्फोरस है, पोटेशियम है, सोडियम है, ये 5 महत्वपूर्ण खनिज होते हैं। इनके अलावा कुछ और खनिज होते हैं। तांबा है, आयोडीन है, लोहा है, मैग्नीज है, क्रोमियम है, जस्ता है, निकल है, कोबाल्ट है, ये कुछ और इम्पोर्टेंट हैं। तो इनको हम समझेंगे। तो स्टूडेंट, इनको हम एक बार अच्छे से समझेंगे। खनिज शरीर में उपस्थित, मतलब शरीर में कहाँ उपस्थित होते हैं, और कमी से रोग, तो इनकी कमी से कौन सा रोग होता है। खनिज में सबसे पहले लोहा को फेरस भी कहते हैं। लोहा, फेरस को समझेंगे। तो लोहा शरीर में कहाँ उपस्थित होता है? तो लोहा RBC में उपस्थित होता है, फेरस RBC में उपस्थित होता है, या आयरन RBC में उपस्थित होता है। अगर फेरस की कमी हो जाती है तो कौन सा रोग हो जाता है? एनीमिया रोग हो जाता है। एनीमिया रोग हो जाता है। नंबर 2 है नमक या NaCl। ये शरीर में कहाँ होता है? तो रक्त में होता है और थायराइड ग्रंथि में होता है। अगर रक्त में NaCl की कमी हो जाती है तो ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, और रक्त में नमक की वृद्धि हो जाती है तो ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। और थायराइड ग्रंथि में नमक की कमी हो जाती है तो थायराइड ग्रंथि में नमक की कमी से एक रोग होता है जिसे घेंगा रोग बोलते हैं। और थायराइड ग्रंथि में नमक की कमी हो जाती है तो गले में घेंगा रोग हो जाता है। आप लोगों ने देखा होगा स्टूडेंट, गले में एक बहुत बड़ा फोड़ा सा निकल आता है, उसको घेंगा रोग बोलते हैं। इसके बाद स्टूडेंट, फास्फोरस है। तो फास्फोरस कहाँ पाया जाता है? दांतों में और हड्डियों में फास्फोरस पाया जाता है। अगर इसकी कमी हो जाती है तो दांत और हड्डी कमज़ोर हो जाते हैं। इसके बाद कैल्शियम, ये दांत में, हड्डी में, नाखूनों में, बालों में पाया जाता है और इसकी कमी से हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। इसके बाद मैग्नीशियम खनिज है। तो स्टूडेंट, मैग्नीशियम खनिज भी दांतों में, हड्डियों में और मांसपेशियों में पाया जाता है और इसकी कमी से भी मांसपेशियां, दांत और हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं। इसके बाद पोटेशियम कहाँ पाया जाता है? तो पोटेशियम किडनी और लीवर में पाया जाता है। इसके बाद जिंक कहाँ पाया जाता है? तो जिंक लार में
आंसू में, पसीने में इंसुलिन हार्मोन में पाया जाता है। और इनकी कमी अगर हो जाती है तो आपके हार्मोन इनबैलेंस हो जाते हैं। उसके बाद कॉपर कहाँ पाया जाता है, तो कॉपर पित्तरस में और लीवर में पाया जाता है। तो स्टूडेंट, ये न्यूट्रिशन चैप्टर आपका पूरा हुआ है। स्टूडेंट, आपसे एक नम्र निवेदन है, आप वीडियो पूरा देखा कीजिए और अपने सभी मित्रों के पास हमारी वीडियो को शेयर कर दिया कीजिए।